नमस्कार बंधुओं, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने मेंसुरेशन चैप्टर के 100 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज की क्लास में जो शेष क्वेश्चन है उनको देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 101, 100 नंबर तक तो हमने करवा दिए थे, तो 101 नंबर देखते हैं। 101 नंबर में कहा गया है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है, तो इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। यानी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, और पहले त्रिभुज के लिए आधार और ऊंचाई दोनों दे दी गई है, लेकिन दूसरे त्रिभुज के लिए केवल आधार की लंबाई दी गई है, ऊंचाई पूछी गई। कहने का मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम A1 ले लें और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को A2 ले लें, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने कहा है इस दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है कि नहीं दोगुना है। तो यहाँ पर देखो एक बार कंडीशन फिर करते हैं। कहा गया दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है। इसका क्षेत्रफल दोगुना है कि इसका क्षेत्रफल दोगुना है? तो उसने कहा है कि दूसरे त्रिभुज का। तो अगर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका तो दोगुना है ऑलरेडी, अगर हम दोनों के बीच में बराबर लगाना चाहते हैं तो ये इससे दोगुना बड़ा है, मतलब दोगुना इसका करना पड़ेगा, तभी तो हम दोनों के बीच में बराबर लगा सकते हैं। छोटे से एग्जांपल समझते हैं। ये लिखा है 2 और ये लिखा है 4। ये कहेगा कि ये इसका 4 गुना, 2 गुना है। कौन 2 गुना है? ये 2 गुना है। हम दोनों के बीच में बराबर लगाना चाहते हैं, तो 2 गुना का हमको संबंध पता है कि 2 गुना का है, लेकिन बराबर लगाने के लिए जो छोटा होगा उसी में 2 का गुणा करा देना। देखो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बराबर की कंडीशन देखी जाती है कि किसके पास बराबर लगेगा, कब किस तरह से देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिभुज के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए। हमें फार्मूला पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसकी आधार की लंबाई 15 मीटर है और ऊंचाई कितनी दी गई है? 12 मीटर। आगे इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। इसके लिए हम लिखेंगे तो 1/2 आधार की लंबाई, तो उसने 20 मीटर दे दी है, लेकिन ऊंचाई हमें नहीं पता, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 1/2 से 1/2 ये खत्म हो जाएगा। ये 15 दुनाई 30 गुणे 12 बराबर 20 गुणे ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 का 12 हो जाएगा, तो ये से बराबर आ जाएगा 18 मीटर। अर्थात जो दूसरा त्रिभुज है उसकी जो ऊंचाई आएगी आ जाएगी 18 मीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 102 में कहा गया कि किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उसने सवाल में थोड़ा घुमा दिया है, बाकी है बिल्कुल सिंपल। देखते हैं किस तरह से क्या कहा गया है। ये एक समांतर चतुर्भुज हमने ले लिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हमने ये बताई थी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं और समांतर भी होती हैं। देखते हैं किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर, हमने मान लिया ये 18 सेंटीमीटर है। इस भुजा की विपरीत भुजा, इस भुजा की विपरीत भुजा यही तो है। इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, एक चीज ध्यान देना, अगर किन्हीं दो भुजाओं के बीच दूरी ज्ञात की जाती है तो हमेशा लंबवत ज्ञात की जाती है। तो यहाँ से हम लंब डालेंगे तभी तो ये ऊंचाई हमें पता चल पाएगी। तो ये दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। उसने कहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हमने फार्मूला बताया था। इसका क्षेत्रफल हमने फार्मूला बताया सीधे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला हमने बताया था। आधार 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो 144 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक चीज ये ध्यान देना कि हमेशा जो ऊंचाई होनी चाहिए, अगर मान लीजिए ये भुजा दे देता है, इस भुजा की जगह ये दे देता 18 सेंटीमीटर और ये कहता कि इस भुजा से इसकी ऊंचाई, तो फिर हम इसका अभी क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते थे। यानी जो आधार वाली भुजा हो तो जो लंब होना चाहिए वो शीर्ष लंब उसी आधार वाली भुजा में होना चाहिए। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन में उसने कहा भी है, जैसे इसने कहा था, पहले कहा था कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो उसने कहा है कि इस भुजा की, इसी भुजा की विपरीत भुजा से दूरी। ये नहीं कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये शीर्ष लंब होता तो फिर नहीं ज्ञात कर सकते, तो फिर हमें ये भुजा पता होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान देना, कभी कभी घुमा के देख देता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। कहा गया एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर और 14 मीटर लंबी है। एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर भी बनाना है। इस तरह से हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आगे क्या कार्य है? संगत भुजाएं 30 मीटर है। कहने का मतलब ये 30 मीटर है, इसके बाद इसकी संगत भुजा यही होती है, तो इसकी संगत भुजा हो जाएगी 14 मीटर। आगे क्या कार्य है? इन दोनों भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। ये विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण की लंबाई कितनी है? 40 मीटर है। इसका शीर्ष ये होगा, इसका शीर्ष ये होगा। इन दोनों के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा का विकर्ण कहा है, उसमें 40 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखना है समांतर चतुर्भुज का। अब यहाँ पर अगर हम सोचें, सबसे पहला तरीका ये होगा कि देखेंगे कि क्या फार्मूला लग जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर ऊंचाई नहीं दी गई है, आधार तो ये है, ऊंचाई नहीं दी गई है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब चतुर्भुज लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, पहले यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? एक चीज ध्यान देना कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा? एग्जैक्ट बराबर होगा। क्यों? हमें कैसे बराबर होगा? ये 14 है तो ये भी 14 होगी, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। जब वही भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम केवल लिख सकते हैं कि 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC है, तो पहले ये पता कर लें। तो यहाँ पर समकोण की तो कंडीशन बनने की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण 90 अंश नहीं होता है, बराबर कोण होते हैं। वैसे भी हम करके देख लेते हैं। इसका वर्ग कितना आएगा? 1600, इसका आएगा 900, इसका 196 आएगा। क्या कभी 1600 के बराबर होगा? तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। हीरोन सूत्र हमने एक बताया था, फार्मूला बताया था इस तरह से, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जहाँ पर हमने बताया था S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो इस तरह से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका दोगुना कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका करने का तरीका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में कहा गया है कि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं। तो एक आधार पर पहले एक वर्ग, जैसे मान लीजिए हमने एक ये आधार है, तो इसी आधार पर पहले हमने एक वर्ग इस तरह से बना दिया है। इसी आधार पर एक समचतुर्भुज बनाना है। तो समचतुर्भुज इस तरह से होता है, भुजाएं तो बराबर होंगी। समचतुर्भुज इसी आधार पर बनाना है एक समचतुर्भुज। इस तरह से हमने इसी आधार पर एक समचतुर्भुज बना दिया। इस समचतुर्भुज के लिए भी आधार और वर्ग के लिए भी आधार, दोनों के लिए सेम है कि नहीं? उसने कहा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अगर हम यहाँ पर आकृति के हिसाब से देखें, चित्र के हिसाब से, तो जब भी बनेगा इस तरह का चित्र तो हमेशा जो वर्ग का क्षेत्रफल ऐसा लग रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है और इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? कम है। अगर हम बनाएंगे तो भी, क्योंकि इसी आधार पर, तो एक नियम पॉइंट भी होता है कि एक ही आधार पर बने वर्ग और समचतुर्भुज में से वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटा होता है। ये एक कथन होता है, ये एक प्रमेय होती है। तो इस प्रमेय के हिसाब से हम देखेंगे कि हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अब उसने हमसे पूछा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, और बात पहले उसने वर्ग की है। तो पहले अनुपात के हिसाब से तो 1:1, अर्थात दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे अनुपात के हिसाब से 1:2, अर्थात उसने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्यादा किया है कि नहीं किया है? ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में भी यही किया गया है। डी नंबर ऑप्शन में कहा गया 1 से बड़ा होगा। तो वर्ग अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, वो 1 है, क्योंकि हमको पता है कि इसका क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो कम से कम एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि 1 से बड़ा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। कहा गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? हमने समचतुर्भुज के लिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के 2 फार्मूले बताए थे।
एक तो हमने बताया था कि अगर दोनों विकर्ण दिए हों तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। दूसरा बताया था कि अगर विकर्ण ना दिया हो और तुम्हारा समचतुर्भुज दिया गया और उसकी ऊंचाई दी गई हो तो एक दूसरा फार्मूला बताया था आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर विकर्ण वाला फार्मूला दिया गया है तो सीधे हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर यानी ए बराबर होता है 1/2 d1 गुणा d2। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 144 दिया गया है इंटू पहला विकर्ण उसने दे दिया है 18 और दूसरा विकर्ण हमें d2 ज्ञात करना है। इस तरह से कर देंगे, यहाँ से काटेंगे 9 हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9 न छाके 54 तो d2 बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 106 नंबर में क्या कहा गया है। 106 नंबर में कहा गया है कि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। एक विकर्ण की लंबाई यानी d1 जो है पहले विकर्ण की लंबाई यानी d1 d2 का कितना है 80% है। यही तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक विकर्ण की जो लंबाई है दूसरे विकर्ण की लंबाई की 80% है यानी इसके 80% के ये बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा d1 बराबर d2 गुणा 80/100। 0 से 0 ये खत्म, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ से हम d1/d2 निकालेंगे तो आ जाएगा 4/5। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया। अब क्या कहा गया, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। इस अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे 1/2 d1 गुणा d2। तो यहाँ से करेंगे 4 गुणे 5 2 दूनी 4। यानी हमने देखा कि इसके हिसाब से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो 10 वर्ग इकाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा। आगे क्या कहा है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी जो 10 है बड़े विकर्ण के वर्ग, तो बड़ा विकर्ण 5 है तो इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25 का कितना गुना है। हमने मान लिया n गुने के बराबर है। अगर 2 गुना होता तो यहाँ पर 2 लिखते तब बराबर कराते, चूंकि ये गुना आ जाता। तो हमने मान लिया कि ये कितने गुने के बराबर है उसने कहा, तो हमने मान लिया कि n गुने के बराबर है। इसी n की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो पता चल जाएगा कितना गुना है। तो n बराबर ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 10/25। 5 दूना 10 5 25 अर्थात कितना गुना है 2/5। 2/5 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 107 में कहा गया कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो हम इस तरह से समचतुर्भुज एक बना लेते हैं। ये दिया गया है समचतुर्भुज ए बी सी। समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, हमको पता है कि इसकी सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होंगी क्योंकि समचतुर्भुज की परिभाषा ही होती है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया ये विकर्ण क्या है 8 सेंटीमीटर है। आगे कंडीशन क्या कही है, तो उसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज के लिए एक फैक्ट होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों विकर्ण जहां पर काटते हैं वहां पर 90 अंश का कोण बनता है और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब आधा आधा भी करते हैं। तो इस तरह से अगर हम दूसरा विकर्ण खींचें तो ये उसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश बनेगा। तो ये हो गया समकोण और समद्विभाजित करते हैं मतलब अगर ये 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु डाल दें ओ डाल दें तो हम देख रहे हैं कि ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कोण 90 अंश है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो एक कोण 90 अंश है। अब ये बताओ यहाँ से हम ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, ये तुम्हारा कर्ण है, ये तुम्हारा लंब है, तो ये आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा यहाँ से अगर हम ज्ञात करेंगे तो 5 का वर्ग 25 में 16 घटाओगे 9 9 का मतलब 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ से हम पहला विकर्ण तो उसने d1 बराबर दिया था 8 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण d2 बराबर हम 6 सेंटीमीटर हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। जिस तरह से 4 और 4 8, 3 और 3 6 हो जाएगा। अब हम बताओ इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते।
फार्मूला हमने बताया था कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 गुणा d2, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण 6 है। 2 से काटेंगे तो चौको 8, 4 छंग 24 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में कहा गया है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने दे दिया था कि समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसने परिमाप दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा बराबर 52, तो यहाँ से उस समचतुर्भुज की भुजा 13 मीटर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। भुजा की लंबाई 13 मीटर है, एक विकर्ण 10 मीटर दिया गया है, तो दूसरे विकर्ण नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से समकोण पर समद्विभाजित करेगा, दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन में उसने क्षेत्रफल पूछा था, इसमें केवल उसने दूसरा विकर्ण पूछा है, तो उम्मीद करते हैं आ जाएगा। ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो देखते हैं, सीधे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई कहें या फिर हम समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहें। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। समांतर भुजाएं दी गई हैं 1.5 और 2.5, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1.5 प्लस 2.5। समांतर भुजाओं का हमने योग कर दिया एवं उनके बीच की दूरी क्या दी गई है 6.5। 1/2 इनको जोड़ेंगे 5 5 10, 2 1 3 1, ये 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6.5, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ये तुम्हारा आ जाएगा 13 वर्ग मीटर। इसका अंदर गुणा कराएंगे, 6.5 में 2 का गुणा कराएंगे, 13 वर्ग मीटर आ जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर में क्या कहा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। यदि इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? समांतर भुजाओं को उसने अनुपात दिया है 3:5, तो एक हम मान लेते हैं 3x और एक हम मान लेते हैं 5x। अभी हमने क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा था कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी। तो इनका क्षेत्रफल उसने दे दिया है 384, 1/2 समांतर भुजाओं का योग करेंगे तो 5x 3x, ये हो जाएगा 8x गुणे इनके बीच की दूरी उसने दे दी है 12। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 नहीं 36 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा। तो x बराबर 96/12, तो 12 8 96, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है। उसने हमसे पूछा क्या था, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा होगी 3x, बड़ी भुजा होगी 5x, तो 8 3 24 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 112 में कहा गया है, सॉरी 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा गया है कि एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गड़ी खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है। देखते हैं, इस तरह से एक आयताकार खेत है, हमने मान लिया ABCD एक आयताकार खेत है। इस खेत की लंबाई जो है वो 40 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 24 मीटर है। इस
चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर, हमने मान लिया इस कोने पर एक घोड़े को बांध दिया गया है गड़ी खूंटी से 14 मीटर रस्सी द्वारा। तो रस्सी की लंबाई कितनी है? 14 मीटर है। तो जो घोड़ा चरेगा, यानी हम इसकी अगर यहाँ पर 14 मीटर इतनी रस्सी, हम मान लें कि ये 14 मीटर है, तो इतना रस्सी 14 मीटर है, तो इधर भी 14 मीटर तक तो ये चर पाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन जो घोड़ा चरेगा तो इस तरह से नहीं चलेगा कि केवल यहाँ तक जाए, केवल यहाँ तक जाए, वो ये क्षेत्रफल चलेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? वो इस तरह से इस क्षेत्रफल को क्या करेगा? वो चलेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? उसने हमसे पूछा है अगर हमें यहाँ पर डाट डाट करके पूरा वृत्त खींच दे इस तरह से, ये हमने पूरा वृत्त खींचा है इस तरह से, तो अगर हम इस तरह से पूरा वृत्त अगर हम खींच रहे हैं तो ऐसा हमें लग रहा है कि ये जो खेत उसने चरा है वो इस पूरे वृत्त का 1/4 भाग ही तो है। चाहे इसे चलेगा तो 1/4 भाग ही चल पाएगा। कहने का मतलब पूरे वृत्त का जो भी ये वृत्ताकार मार्ग में जो घोड़ा घास चलेगा वृत्ताकार मार्ग में चलेगा, तो इसका ये 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो उसने खेत को क्या किया होगा? चरा होगा। 1/4 पाई की वैल्यू है 22/7। त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? यही 14 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14 मीटर। तो 14 गुणे 14 आ जाएगा। 4 देखो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात कितना आ जाएगा? वर्ग मीटर है, सॉरी सभी वर्ग मीटर आ जाएगा। अर्थात ये जो घोड़ा होगा ये कितना खेत का क्षेत्रफल तय करेगा चरने में? तो 154 वर्ग मीटर खेत को ही क्या कर पाएगा? वो चर पाएगा। अगर यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता था, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता था कि इस खेत का कितना भाग ऐसा है जिसको घोड़े ने नहीं चरा है, तो क्या करते? अगर क्वेश्चन बनता कि इस खेत का कितना भाग है जिसको घोड़े ने नहीं चरा है, तो इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को घटा देते तो हमें यही क्षेत्रफल पता चल जाता कि नहीं चल जाता। तो ये भी ध्यान देना कि पूछा गया है कि कितना चरने वाला पूछा है, कभी कभी घुमा के पूछ देता है कि उसने कितना भाग नहीं चरा है खेत का, तो फिर ये करना होता है। नहीं समझेगा? तो दोनों चीजें यहीं से समझो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या r है। इसमें चित्र उसने बना दिया है, तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक छोटा सा चित्र हम बना लेते हैं अपने समझने के हिसाब से। बाकी इसमें चित्र उसने बना दिया है। ये A है, सॉरी ये B है, ये C है, ये A है, और ये D है, और ये E है। उसने कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या r है। ये जो अंदर दिया गया है समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या r है। परिवृत्त की त्रिज्या r होने का मतलब इसकी त्रिज्या क्या है? BD है, और DC है, और AD है। ये जो त्रिज्याएं हैं, परिवृत्त की त्रिज्या r है, तो यहाँ पर हम लिख ये सकते हैं कि AD बराबर BD बराबर CD बराबर R के है। आगे कोण A कामा कोण B तथा कोण C के अर्धक AD BD और CD बिंदु D पर मिलते हैं। कहने का मतलब कोण A का अर्धक हो जाएगा AE, और कोण इसी तरह कोण A का अर्धक AD हो गया, कोण B का अर्धक BD हो गया, कोण C का अर्धक CD हो गया। इनको आगे बढ़ाया गया है तो किस बिंदु पर मिलते हैं? उसने कहा है बिंदु D पर मिलते हैं, और AD को मिलाकर आगे बढ़ाया गया है, तो AD को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया, जो BC को बिंदु E पर क्या करता है? काटता है। और उसने आगे ये भी कहा है कि AD बराबर BD बराबर CD बराबर त्रिज्या R के है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है। एक चीज ये ध्यान देना कि समांतर चतुर्भुज जो समबाहु त्रिभुज अगर दिया गया है इस तरह से, समबाहु त्रिभुज का जो कोण का अर्धक होता है उसकी सम्मुख भुजा को बराबर भागों में बांटता है। ये चीज तुमको प्रमेय ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो जो समबाहु त्रिभुज के जो अर्धक होते हैं उनकी सम्मुख भुजा को समान अनुपात में, यानी ये दोनों
समान भागों में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, कह सकते हैं समूह भुजा को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये इसको समद्विभाजित करता है तो कहने का मतलब BE बराबर CE के होंगे, अर्थात हम BC बराबर 2BE भी लिख सकते हैं और BC बराबर 2EC भी लिख सकते हैं। ये आगे ध्यान रखना इस तरह से। अब हम देखते हैं, उसने कहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, हमें पता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का मतलब 1/2, इसकी आधार की अगर हम बात करें तो BC है और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो AE है कि नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखते हैं। 1/2 हमने बताया था कि BC की जगह पर हम 2BE भी लिख सकते हैं, 2EC भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे, इसकी जगह हम 2BE लिख सकते हैं गुणे AE, ये इससे खत्म हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा BE गुणे AE। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो सभी ऑप्शन में DE को लेके आ रहा है, यानी कुल मिला के हमको इस तरह से इसमें परिवर्तन करना है कि BE और AE की जगह पे क्या आ जाए, केवल DE आ जाए, त्रिज्या और R के रूप में। तो ये देखो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अर्थात यहाँ पर BE की जगह पर हम लिखना चाहें तो BE की जगह हम लिख सकते हैं, हमको पता है यहाँ पर कि AD का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ED का स्क्वायर हो जाएगा, DE का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अर्थात AD का होल स्क्वायर बराबर BE का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर। अर्थात BE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो BE की जगह हम लिख सकते हैं, सॉरी इसको ऊपर वाले को साफ करे दे रहे हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पर BE की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको पक्षांतर करा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर माइनस का DE का होल स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं गुणा। अब हम देखते हैं कि AE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह AD गुणे DE नहीं लिख सकते हैं, AD प्लस DE, सॉरी AD प्लस DE नहीं लिख सकते क्या? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे अभी हमने बताया था कि AD बराबर मतलब इसका क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है त्रिज्या। इसकी जगह हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस DE का होल स्क्वायर गुणे R प्लस DE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर अगर इसको अंदर लिखना चाहें तो ये वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको लिख सकते हैं एक बार R प्लस DE और एक बार लिख सकते हैं R माइनस का DE, लेकिन ये जो घात 1/रूट पूरे में लगा है, अर्थात ये 1/2 घात रहेगी, इसकी जगह आगे R प्लस DE। हमने एक फार्मूला ये बताया था कि अगर AB के पावर n है तो इसको A के पावर n गुणा B के पावर n भी लिख सकते हैं, यानी दो संख्याएं अगर गुणा में लिखी हैं, पूरे होल घात है तो उनकी अलग अलग घात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज हमें करना है, यानी अगले स्टेप में लिख सकते हैं R प्लस DE के पावर 1/2 गुणे R माइनस का DE के पावर 1/2। इस तरह से लिखना समझ में आया? ये लिखा है R प्लस इस तरह से DE। ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये R प्लस DE आधार है और यहाँ पर भी R प्लस DE आधार है, तो इनकी घातों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आधार समान है, गुणा में लिखी है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात अगले स्टेप में R प्लस DE के पावर, ये इसकी घात 1/2 है, इसकी घात 1 है, इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 गुणा R माइनस DE के पावर 1/2। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, इस रूप में वो आंसर दे रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है? इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 113 भी है, देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त, एक त्रिभुज इस तरह से दिया गया है, इस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त, एक पहले समबाहु त्रिभुज उसने दे दिया है। इस समबाहु त्रिभुज के एक अंदर भी वृत्त बनाया गया है तो वो अंतःवृत्त हो जाएगा, और इस समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाया गया है तो वो परिवृत्त हो जाएगा। तो इस तरह से देख लेते हैं, मान लीजिए ये इसका परिवृत्त हो गया और इसी तरह से एक अंदर भी वृत्त बनाया गया, तो इसको हम समझने के लिए केवल, तो ये तुम्हारा इस तरह से एक वृत्त है तो इसको हम मान लेंगे ये अंतःवृत्त।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये त्रिभुज हो जाएगा ABC। आगे क्या कहा गया है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है, इसकी सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। आगे, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पहले पूरा परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमें क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है? इस तरह से ये डॉटेड जो हम कर रहे हैं यही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर ऐसा हमें लग रहा है कि परिवृत्त के क्षेत्रफल में अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो ये बीच का जो शेष का भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमने एक फार्मूला तुमको बताया था, दो फार्मूले बताए थे कि समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का संबंध बताया था। तो एक चीज ध्यान दो, देखो यहाँ पर दो फार्मूले हमने बताए थे। समबाहु त्रिभुज में एक तो अंतःवृत्त के लिए संबंध बताया था और एक संबंध हमने परिवृत्त के लिए बताया। हमने बताया था अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर होती है a/2√3 और यहाँ पर r बराबर होता है a/√3। ये हमने संबंध बताया था कि नहीं बताया था? अर्थात अंतःवृत्त की त्रिज्या हम अलग ज्ञात कर सकते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या हम अलग ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? हमें समबाहु त्रिभुज की उसने भुजा दे दी है। तो पहले हम क्या करते हैं, अंतःवृत्त वाले को हम स्मॉल r ले लेते हैं और परिवृत्त को हम कैपिटल R ले लेते हैं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो पहले हम स्मॉल r ज्ञात करते हैं। तो उसकी भुजा कितनी दी गई है? उसकी भुजा उसने दी है 8/2√3, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 4√3। यहाँ पर कैपिटल R बराबर निकालेंगे तो इसकी भुजा दी गई है 8/√3। कितनी बात समझ में आई? अर्थात जो इसका राइट आंसर होगा πr² माइनस स्मॉल r², पाई दोनों में कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², इसकी वैल्यू ज्ञात कर देना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें त्रिज्या कैपिटल R भी पता है और त्रिज्या स्मॉल r भी पता है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या भी पता है और अंतःवृत्त की त्रिज्या भी पता है। तो आगे नहीं हो जाएगा, सामने कर लेना, जब ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 114 में कहा गया है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु। तो इस तरह से पहले हम एक त्रिभुज ले लेंगे। हमने मान लिया ये त्रिभुज है ABC। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। कहने का मतलब है कि इस शीर्ष से, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने, ये शीर्ष है, इसकी सम्मुख भुजा ये है कि नहीं है, इसके समांतर आपको एक रेखा इस तरह से खींच देनी है। हमने रेखा खींच दी, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? आगे इस शीर्ष को लें तो इस शीर्ष के सम्मुख भुजा ये है, तो इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींचनी है, तो हमने एक रेखा इस तरह से खींच दी। कहने का मतलब इस तरह से एक नया त्रिभुज बन जाएगा। इस भुजा के सम्मुख भुजा ये है, तो इसके समांतर ये रेखा हो गई, इसके समांतर रेखा ये हो गई, यानी इन दोनों रेखाओं को समांतर कहा है उसने। सम्मुख भुजा के समांतर है कि नहीं? इस तरह से एक मानक समीप इस तरह से हमने एक बना लिया। तो इसको हमें अगर दूसरा त्रिभुज दे दें, इसको हम PQR। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? इसका इस तरह से चित्र बन जाएगा, समांतर एक रेखा खींची जाती है। तो इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमित है, ये नया त्रिभुज बना है कि नहीं बना है? PQR। तो इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमित का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमित से क्या अनुपात है? तो पहले हम त्रिभुज PQR की परिमित निकालेंगे। परिमित का मतलब होता है परिधि या फिर परिमाप। तो हमने बताया था कि त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, अर्थात PQ प्लस QR प्लस PR, यही तो इसका परिमाप होगा। एक चीज ये ध्यान देना, एक प्रमेय ये होती है कि यदि किसी त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज, अगर मान लीजिए ABC त्रिभुज लिखा है, यदि इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर इस तरह से एक रेखा हम खींच दें, इन दोनों इस तरह से रेखा खींचनी है कि इन दोनों रेखाओं को क्या करे? काटे। तो ऐसा संबंध होता है कि जो ये भुजा होती है, इन दोनों भुजाओं में संबंध ये होता है कि ये इसकी आधी होती है और ये इसकी दोगुनी होती है, संबंध होता है।
कि कहने का मतलब होता है यदि किसी त्रिभुज में इस तरह से एक रेखा खींचे कि ये जो शेष दोनों रेखाओं को किसी बिंदु पर काटे और तीसरी भुजा के समांतर हो, तो इन दोनों भुजाओं को तो किसी ना किसी बिंदु पर काटती है, लेकिन इस भुजा के समांतर है, तो फिर क्या होगा कि जो बड़ी भुजा होगी यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा से इसकी माप आधी होगी, या फिर कह सकते हैं कि जो भुजा होगी इसका दोगुना इसकी तीसरी भुजा होगी। अर्थात अगर हम देखें तो PQ कहाँ पर है, तो ये PQ है, तो ये AB का दोगुना होगा। अर्थात PQ की जगह हम 2AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अर्थात PQ की जगह हम 2AB लिखेंगे। ये चीज लिखना समझ में आया कि नहीं है। देखो इस तरह का ये चित्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये त्रिभुज है और इसके सम्मुख ये है कि नहीं है, ये इसके समांतर है कि नहीं है, और इसकी जो शेष दोनों भुजाएं PR हैं और QR हैं, इनको दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, काट रही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरह से अगर हम QR की बात करें तो ये QR ये है, तो इसके लिए हम 2AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2AC। तो QR की जगह हम 2AC लिखेंगे। इसी तरह से PR की जगह हम 2BC लिख सकते हैं। अर्थात दो सब में दो कॉमन है, तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC। अर्थात इसकी जगह लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA। जैसे यहाँ पर PQ प्लस QR प्लस PR बराबर हमने लिखा था त्रिभुज PQR का परिमाप, इसी प्रकार से AB प्लस BC प्लस AC हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप है कि नहीं है। त्रिभुज ABC का परिमाप, अर्थात उसने हमसे अनुपात पूछा था त्रिभुज PQR की परिमाप और त्रिभुज ABC के परिमाप के बीच का अनुपात, तो इसको पक्षांतर करा के इधर लिख सकते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQR का परिमाप बटे त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 2/1 संबंध। ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर केवल 2 बचेगा, इसको जो पक्षांतर करा के इसके नीचे ले आएंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, 2/1 बचेगा। अर्थात इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये मेंसुरेशन का चैप्टर भी खत्म किया है। तो आप लोगों को अगर ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, आप लोगों ने देखा हो, ऐसा लग रहा हो कि हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।